अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज हम मौजूद हैं क्यू ब्लॉक में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के बाएतमाद और करीबी साथी फाइनेंस मिनिस्टर जनाब सेनेटर इसाक डार साहब। डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। डार साहब, सिंपल सा पहले जो कि खदशात हैं, लेफ़्ट राइट खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद आम इंतखाबात जो हैं वो नवंबर से भी जो है ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। एक तो ये इन खदशात की वजूहात क्या हैं और आप कितने सर्टन हैं कि नवंबर में ये इलेक्शन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें आदिल साहब, मेरा ख्याल है कि हम सबको पता है कि एक सिस्टम है जी, और आइन के तहत अगर आखिरी दिन ऑटो असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 60 दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और अगर आप एक दिन भी पहले हो उस फाइनल डेट से तो फिर 90 डेज़ होते हैं। तो ये आइन में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन करवाने के लिए रकम दरकार होती है, और वो आपको पता है कि पिछला जो वो मौजूद है, वो जो पिछला जो राउंड था, जो मई के मिडल वाले इलेक्शन थे केपी के और जो पंजाब के, जो नहीं हो सके वो फंड्स की वजह से थे, क्योंकि सिर्फ पिछले बजट में 5 बिलियन जनरल इलेक्शंस के रखा हुआ था। कोई नोबडी कंसीव्ड के जी इस फिस्कल ईयर 23 में इलेक्शन होंगे, तो 5 बिलियन हमने दे दिया आपको। बाकी मैं उस तफसील में नहीं जानना चाहता, वो जो 5-6 शटलिंग हुई। हमने 54 बिलियन ईसीपी ने मांगे थे, हमने उसको रैशनलाइज किया जब मेरे आने के बाद। हमने उससे डिस्कशंस की पिछले फिस्कल ईयर में, और उसको हमने 47.5 बिलियन के करीब हमने उनसे तय किया था। लेकिन वो तय था, बजट उसके लिए अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर को पैसे नहीं दे सकी 2 जून। बाय द वे, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते तो 16.5 बिलियन और खर्चे होने थे। उसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अगर आप ये अलहदा इलेक्शन करेंगे और बाकी इलेक्शन आप करेंगे 2 सूबों के और फेडरल, उन्होंने कहा जी फिर 16 बिलियन एक्स्ट्रा होंगे, तो वो भी एक सेविंग हो गई। अभी हमने इस बजट में पूरी रकम जो तय थी उसको रखा है। उन्होंने रिसेंटली उस बजट को मांगा है, डिमांड आई है, और हमने इलेक्शन ईसीसी में ऑलरेडी पिछले हफ्ते उसको अप्रूव किया है, और उसमें ये फैसला किया है कि आप ये पैसे आपके डिस्पोजल पे हैं, आप मल्टीपल ऑफ 10 बिलियन लेते जाएं और आप इस्तेमाल करते जाएं। तो ये पैसे उनके पास हैं। तो मुझे कोई बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती कि नवंबर में इलेक्शन क्यों नहीं 90 डेज में हो सकेंगे। मैं डर सब खदशात हैं और डिले करवाने वाले करवा लेते हैं। मैं बिल्कुल, अगर मैं सिंपल वो कहूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी वजह से चाहे कि केयर टेकर सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो कोई ना कोई वजह निकल आती है। ये खदशात हैं लोगों के जो मैं आपके सामने रखा। देखिए, दो हैं। एक तो ये है कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आइन के मुताबिक है और कानून के मुताबिक है, वो तो मेरा ख्याल है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती। मैं मिसाल दे रहा हूँ, और माजी में हुए भी हैं। मैं को प्लीड नहीं कर रहा कि डिले होने चाहिए, हमें तो सूट करता है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि मोहतरमा जब आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब हुआ फ्लड्स एक दफ़ा तो इमरजेंसी, तो वो हालात तो है नहीं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जिसकी वो तो उन चीज़ों की वजह से आइन में प्रोविजन भी नहीं है, उसके बावजूद वो इलेक्शन जो है वो फिर आगे जाने पड़े, और किसी ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई वैलिड और सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड या लीगल बेस्ड कोई इशू ना बने जिसकी वजह से इलेक्शन को ताख़ीर हो, क्योंकि हमें मुस्लिम लीग नून को सूट करता है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों। अदरवाइज अगर ताख़ीर होती है तो फिर रेजिस्ट करना पड़ेगा आपको ना आइन के तहत। तो खुदा न खास्ता जो रीज़न माजी में है, जैसे आपने खुद इमरजेंसी के अलावा, हाँ वो इमरजेंसी या कोई आइनी रीज़न हो, तो वो आइनी रीज़न मसलन एक इमरजेंसी की तो गुजर चुकी है। फॉर एग्जांपल, अब माली तौर पर बिल्कुल ठीक है, वो एक आज से 2-3 महीने पहले एक ऐसा था कि अगर वो होता तो इस असम्बली को भी मज़ीद टाइम मिल सकता था और हुकूमत को भी ऑटोमेटिकली टाइम मिल सकता था। लेकिन हमने वो इन्वोक नहीं किया। हमने उसके बावजूद पूरी कोशिश करके उसको वापस उस मुसीबत से निकाला जो मैं बात करूँ जो डिफ़ॉल्ट वगैरह की सारी जो प्रोडिक्शन थी और जो हालात थे और जो प्रोग्राम रुका हुआ था, वो दैट इज़ ओवर बिहाइंड अस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप हर सूरत इंतखाबात जो हैं वो आइन के तहत 90 रोज़ में होते देख रहे हैं? मैं कहूँगा कि होने चाहिए। मैं सर्टन नहीं है, मैं क्वालिफायर इसलिए लगा रहा हूँ कि नोबडी सर्टन, मुझे अपना नहीं पता अगले मिनट क्या होना है। जी, देखे ना, चले अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई इशू आ जाए, तो वो एक वजह बन सकती है। अदरवाइज
यानी कहते हैं ना, अदर थिंग बीइंग इक्वल, इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। अब डार साहब, इंटरव्यू का एक बड़ा सवाल, खबरें चल रही हैं कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये स्पेकुलेटिव चीज़ें हमारे एक प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी हैं। मैंने भी आज देखी ये खबर, लेकिन मैं एक तो ये एज अ फंड क्या लगे बेसिक मुस्लिम होने के नाते बिलीव करता हूँ कि कोई ऑफिस आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए खुद, या उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, लॉबी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कर सका हूँ, मैं माजी में भी 5वीं दफ़ा अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं ये निभा रहा हूँ। और फिर मैं लीडर ऑफ द हाउस भी हूँ सेनेट में, वो मेरी एक जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत प्री मेच्योर है इसके ऊपर कमेंट करना, और उसका भी एक प्रोसेस है, आपको भी बताया, आईनी प्रोसेस है जो कि ट्रिगर होगा, और वो अगस्त के शुरू में ट्रिगर होगा। करीबन 8 दिन का प्रोसेस होता है जी। वो लेटर अगस्त के पहले हफ्ते में मेरा ख्याल है कि ट्रिगर होता है। जी, क्योंकि वो आपका 12 अगस्त की है ना जी, यानी नेचुरल जो कंप्लीशन होती है मिडनाइट। तो अगर वो है तो फिर वो 2-3 दिन पहले ही आपको, अगर आपने 90 डेज की ये डॉक्टर साहब जो कमेटी आपकी बनी है 5 रुकनी, यही केयरटेकर, उसमें कोई नाम वगैरह अभी तक डिस्कशन में आए हैं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए? नहीं, ये जो 5 रुकनी कमेटी है वो फ्रैंकली थोड़ी सी, मैंने भी पढ़ा है, उसका भी पढ़ा मैंने प्रेस में, उसका काम है जो इस वक्त अलाइज हैं मेन जी, उनके साथ ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर डिस्कस करना। आप मुख्तलिफ चीज़ें आपने भी पढ़ी होंगी, पॉसिबिलिटी ऑफ सीट टू सीट एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल, कॉपरेशन, एक स्मूथ प्रोसेस को चलाना, उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई डिस्कशन नहीं हुई हमारी। अपना जनाब जरदारी साहब से भी मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे थे, हमारी मौलाना फजल रहमान से भी मीटिंग हुई जिसमें मैं गया था, मेरे साथ साथी थे 2 सरदार रियाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हमें ये काम दिया। तो वो कमेटी निगरान वज़ीर आज़म का नाम चुनने या रिकमेंड करने के लिए नहीं है, ठीक है, और वो डिस्कशन होती है नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के लेवल। ठीक। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक ये है कि जी किसी सीनियर सियासतदान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, एक ये है कि चूंकि इकनॉमिक सिचुएशन हमारी ऐसी है, डिसीजंस लेने हैं, तो किसी टेक्नोक्रेट को, माहिर मईशत को होना चाहिए। अब आप ऐसे वाइस शख्स हैं जो दोनों कंबाइन कर रहे, सियासतदान भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं और मईशतदान भी हैं, तो आप पर एग्रीमेंट हो सकता है वैसे? गॉड नोज जी, लेकिन ये है जो भी जिसको अल्लाह जिम्मेदारी दे। देखिए, ये मुल्क की, मैं समझता हूँ कि 3 महीने कौम के सिर्फ डे टू डे के ऊपर गुजार देने मुनासिब नहीं है। वो हमारा जो तजर्बा रहा है माजी का, वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज हम पिछले कई मीटिंगें कर चुके हैं, वज़ीर आज़म बहुत कीन है कि किसी तरीके से हम PAE को रिवाइव कर रहे हैं। मैं पुरानी गवर्नमेंट में जो एक मिनिस्टर ने बयान दे दिया और हमारी वो ग्राउंड हो गई, 71 बिलियन 71 बिलियन रुपया PAE के रेवेन्यू लॉस है एनुअल, उस वजह से जो ग्राउंड हुए हैं और जो बैन हुए हैं इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में। हम उसके लिए कई मीटिंग्स कर चुके हैं, उनकी कई इंस्पेक्शन हो चुकी हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अभी जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई है उसमें यह है कि जी अगर कानून हम अपना एविएशन का इन लाइन कुछ उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के हवाले से हम चेंजेस कर ले तो एक इंस्पेक्शन होगी विच इज़ लाइकली जुलाई के एंड में या अगस्त में, और उसके बाद इंशाल्लाह अक्टूबर तक आपकी फ्लाइट्स टू यूके रिवाइव हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये 59 बिलियन का रेवेन्यू आउट ऑफ 71 यूके से आता है, और वो प्रॉफिटेबल रूट से यूका का जो है वो अच्छा खासा, उसमें अच्छा मार्जिन है। बाकी यूरोप में और US वाले में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो 71 में से 59 बिलियन का रेवेन्यू, क्या अगर हम डे टू डे केयर टेकर बैठा दें, क्या वो इस काम को आगे लेके जाएंगे? तो इसका मतलब कानून पास करवाया है, ये पिछले हफ्ते ये डॉक्टर साहब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है सेक्शन 230, इसका मतलब कि फिर वो अमेंड होने जा रहा है? टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जी, मेरा ख्याल है कि ये कौम से छुपाने की बात नहीं है, उनको पता चल जाएगा और बिल्कुल उसको अमेंड होना चाहिए, ताकि आप 3 महीने कौम के 3 घंटे ज़ाया नहीं कर कौम के आप 3 महीने सिर्फ डे टू डे काम करें पे क्यों यानी जो नेक्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अहम फैसले करने की पोजीशन में होगा? हाँ, तो बिल्कुल होने चाहिए। जो कम से कम जो चीज़ें प्रोसेस में हैं, मैंने इसकी मिसाल दी है, बजाय इसको रोक लें। आपको पता है कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने क्या कहा है कि अगर ये अब नहीं होगा तो हम 1 साल के बाद फिर कंसिडर करेंगे आपके पास आने के लिए इंस्पेक्शन। PIA की जो बात PIA की बात जो है, तो क्या हम चाहेंगे कि वो 1 साल के बाद आए?
तो ये तो जो भी हो उसको जहाँ तक हम लेके गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जितना इंटरेस्ट शो किया है, मैंने कई मीटिंगें की हैं, जनाब ख्वाजा साद रफीक एविएशन मिनिस्टर ने की है, तो हमारा सारा फोकस क्या है कि जी ये जल्दी से जल्दी रिवाइव हो जाए मुल्क का जो एयरलाइन है, ताकि उसके बाद फिर हम इसका फ्यूचर सोचें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको किसी को लाएं, इस एयरलाइन को जो फ्लैगशिप कैरियर है इसको टेक ऑफ करें। तो ये एक मिसाल है। इसी तरह आप देखें जो दुनिया है, कौमों की ज़िंदगी में 3 महीने का जो एक स्टे कर देना किसी चीज़ को, बिल्कुल उसको फ्रीज कर देना, दैट इज़ नॉट डिजायरेबल। ये डॉक्टर साहब बड़े अहम है अगले 3 महीने, उसमें आपने एक एग्जांपल दी, बड़े फैसले होने हैं और ये जो सेक्शन 230 है वो अमेंड भी होने जा रहा है। ऐसे में अगर तो ये सारे स्टेक होल्डर्स एग्री कर जाते हैं और आपको बना दिया जाता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, मुझे आप निकाल दें काइंडली, किसी को भी बना दिया जाता है। नहीं, आप बनने के लिए तैयार हैं वैसे? नहीं, मैं देखिए अगर आप पर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अब तक जो भी अपना पिछले 30 साल में जिम्मेदारी डाली गई है, मैंने कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसमें मेरा जजमेंट एरर हो सकता है, लेकिन मैंने कभी खुदा ना खास्ता उसमें उस फैसले में या उसमें, ये सबको पता है कि मैं उसमें ज़रा भी झोल नहीं आने दी। कोई मुझे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कभी किसी कोई कर सका, या कोई मेरिट के खिलाफ काम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अल्लाह ने जैसे काम आदिल साहब लेना होता है उससे काम ले लेंगे, लेकिन हमारी सपोर्ट होगी। मैं देखिए, मैं आफ्टर ऑल सेनेटर हूँ, मैं लीडर ऑफ द हाउस हूँ, इस फेज में भी मैं वहाँ बैठा हूँगा। वहाँ बिजनेस एक हाउस होगा नहीं, दूसरे हाउस में काम होगा, मैं जहाँ भी बैठा हूँ मैं काम करूँगा, मैं मुल्क के लिए काम करूँगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मियाँ साहब फिर भी वापस नहीं आए। अभी भी दुबई में बैठ के उनकी जो एक्टिविटीज़ सारी हो रही हैं, इज इट नॉट अबाउट टाइम कि वो वापस आएँ, पार्टी को भी संभालें? और दूसरी बात ये है कि अब अगर वो नहीं आएंगे तो कब आए, और वजह क्या है उसकी, क्यों? देखिए, एक तो उनकी कुछ मेडिकल इंटरवेंशन पेंडिंग है, नंबर 1। ठीक। दूसरा, अभी जो वो दुबई आए थे, उनको कोई इन्विटेशंस थी रॉयल। अच्छा। और वो जाहिर है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उसके हेड हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के बहुत एक बड़ी तादाद जो हमारी आवाम है उनकी तरफ देख रही है, दी ओनली स्टेट्समैन, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड अल्लाह के फजल वी हैव प्रूव ट्रैक रिकॉर्ड हमारा सॉलिड है जो हमने डिलीवर किया है। प्लीज़ आदिल साहब डोंट फॉरगेट कि हमने इस मुल्क को 24वीं मईशत बना दिया था 2016-17 में, जब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब थे। हमने इसको 2% इन्फ्लेशन पे ले गए थे, 47th इकोनॉमी है। हम इसको 4% CPI के ऊपर ले गए थे, हम इसको 6% ग्रोथ अपना GDP ग्रोथ पे ले गए थे। हम बेस्ट स्टॉक मार्केट बना दी थी, हमने साउथ एशिया की 5वीं दुनिया के बेस्ट बना दी थी, हमारे रिजर्व बेस्ट थे, आज तक अभी रिकॉर्ड नहीं टूटा। तो मियां नवाज शरीफ की जो लीडरशिप है उसमें ही हमने सारा डिलीवर किया। ये बदकिस्मती है जो आपने कहा कि होना ये चाहिए था। देखें, चले वट एवर द पोलिटिकल रीजन, या एक कह लें कि एक इंट्रीग कह लें, कॉन्स्पिरेसी कह लें कि चले मियां नवाज शरीफ साहब को आपने फारग करवा दिया, मुझे ये भोंडा इल्ज़ाम लगा दिया, मैं 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, मैंने कभी ज़िंदगी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की इन द लास्ट 42 ईयर्स। तो कम से कम जो भी आता पाकिस्तान की इकानमी को प्रोटेक्ट करता, वो उसकी कंसोलिडेशन होती। मैं क्यों भी इस तरह से ये राग अलाप रहा हूँ कि जी चार्ट ऑफ इकानमी होनी चाहिए। उस वक्त PTI उसमें मौजूद थी, ये असद उमर साहब, ये शफकुल, सब लोग उधर थे, ये आरिफ अलवी साहब भी उससे उधर थे। मैं ये कहा करता था, भाई ये चार्ट ऑफ इकानमी कर लो, ताकि जो भी कभी हुकूमत, हमें तो नहीं पता था कि उन्होंने अगले साल धरना दे देना है, तो ये तो मैं पहले बजट से ये कर रहा हूँ। 3 साल का हर दफ़ा बजट के साथ फ्रेमवर्क देते हैं। मेरे आप 5 बजट देख लें, मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी, क्यों कि भाई हम फ्यूचर का दिखाएं कि हमने अगले 3 साल में किधर जाना है। अब लोगों को माने ही ना, अब कोई थोड़ी सी फीलिंग है कि होनी चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, इसी तरह उन्होंने सऊदी उम्रे के लिए जाना था, एक रिलीजियस किया है, और अभी वो जाके अपना वो मेडिकल करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब भी पार्टी उनको कहेगी वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अपना जो भी मेडिकल प्रोसेस है कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह ही विल कम बैक जी इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट थी कि शायद वो मिड सितंबर उनके जहन में है, जब जुडिशरी में चेंजेस वगैरह होनी है। तो क्या मियाँ साहब जो है उसके अराउंड आ सकते हैं, या मिड अगस्त भी एक तारीख? मेरा ख्याल है कि मिड सितंबर शायद। ख्वाजा साहब माशाल्लाह सीनियर हमारे साथी है और उनकी अपनी एक सोच है, उससे पहले हमें ज़रूरत होगी मियाँ साहब की।
यूं ही हम इस प्रोसेस में जाएंगे, इलेक्शन प्रोसेस में कह रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होगा 11-12 अगस्त, जी वही मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि बस उसके बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो, या जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए, तो उससे आगे मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि हम डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि वी कैन एक्सपेक्ट मियाँ साहब इन अगस्त, ये एंड ऑफ अगस्त तक मेरे नज़दीक, क्योंकि उस वक्त तक मोस्ट लाइकली शेड्यूल आ जाएगा। ठीक, तो इलेक्शन शेड्यूल के आते ही मेरा ख्याल है उनकी इसलिए ज़रूरत होगी कि देखिए, लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब को, वोट बैंक उनका है, लोग उनको प्यार करते हैं, वोट है ही उनका, पीएम मैं वही तो कह रहा हूँ कि वोट बैंक उनका है, और वो पार्टी को उनकी शदीद ज़रूरत है। ठीक है, मरियम बेटी क्राउड पुलर है, लोग आते हैं, देखते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन देखते हैं मरियम में वालिद साहब की, तो लेकिन मियाँ साहब हैज़ टू बी हेयर ऑन ग्राउंड लोगों के दरमियान में, और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, अगले प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट PMLN के नवाज शरीफ ही होंगे? मेरा वोट तो यही है जी। मैं तो पब्लिकली भी कह चुका हूँ कि 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए। उनकी लीडरशिप में मैंने आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा काम किया है। आई थिंक के उनकी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मियाँ शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं कि जी हम सब टीम है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और हमने उनकी लीडरशिप में काम करना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। जो बड़ा हर्डल है ना, उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, वो इलेक्शन से पहले आप खत्म होते देख रहे हैं? एक रियलिस्टिक जवाब खत्म हो चुकी है। अच्छा, खत्म हो चुकी है, हमने पीछे जो लॉ पास किया खत्म हो चुकी है। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि वो आके इलेक्शन कंटेस्ट करने की पोजीशन में होंगे? ही विल। हमने इलेक्शन, अभी हमने जो पीछे अमेंडमेंट की है उसमें तो हमने क्लियर कर दी है कि 62, 63 जो आर्टिकल्स हैं आइन के, और जिसमें मोस्टली दिया हुआ कि इतने साल, 5 साल या 3, वट एवर इट इज़, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ साइलेंट है कि जी डिस्क्वालिफिकेशन तो है फलां रीज़न की वजह से, लेकिन साइलेंट है तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो 5 साल वो तो लॉ पास हो चुका है, दोनों हाउसेज से पास हो चुका है, प्रेसिडेंट असेंट दे चुके हैं, वो तो इस पर कोई मुल्क का कानून है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर इस पर PTI ये कहती है ना कि वो तो जेल में थे, उनकी जो सज़ा है वो भी वहीं पे मौजूद है, तो वापस आके उन्हें जेल जाना पड़ेगा पहले? नहीं, वो दूसरे केसेस की बात कर रहे हैं। केसेस भी हैं, और देखिए एक केस में उनकी ऑलरेडी बेल है, दूसरे केस में जहाँ मरियम बीबी फारिग हो चुकी हैं, आपको पता है बाइज्जत तौर पर बरी हो चुकी हैं, तो इसलिए वो केस मियाँ साहब का और मरियम बेटी का कॉमन है। उस केस में वो जब भी आएंगे, ये उस फैसले में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनके हवाले से उस केस को कहा कि हम शट कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मरियम बीबी का और सफदर का प्रोसेस हुआ, वो इधर थे, उन्होंने कहा जी जब भी वो आएंगे एप्लीकेशन देंगे, ये केस हम रिवाइव करेंगे। अब कौन सा नया एविडेंस आएगा? एविडेंस तो सर आ चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम अरशद मलक से लेकर जैसे शौकत सिद्दीकी और व्हाट नॉट, हर चीज़ आ चुकी है। अब तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि इतने शॉर्ट टाइम में अल्लाह ताला ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ क्या जुल्म हुआ, और क्या उनके साथ, यानी मैं तो लफ्ज़ कहूँगा फ्रॉड किया गया, और उस कॉन्स्पिरेसी का मुल्क ने क्या क्या नुकसान उठाया कि 24वीं मीशत से 47वीं बन गया, और आज पीछे जो हम 10 महीने गुजारे हैं, हम इतने यानी क्वाग मायर में रहे हैं। लेकिन मैं उस वक्त भी यही कहता था कि कोई मल्टीलैटरल अदारा हमारे साथ हो ना हो, पाकिस्तान इज़ नॉट मेंट टू डिफॉल्ट, और मैं आज भी इस पर मेरा ईमान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वी हैड प्लान बी, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं शुरू। चले डॉक्टर साहब, एक ब्रेक पे जाना है मुझे, उसके बाद मईशत पे आपसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये इसमें एक सवाल आपसे ये करूँगा, क्या तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगनी चाहिए? आप उस पाबंदी की हिमायत करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगेन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पाबंदी के लिए फॉरेन फंडिंग केस जो प्रूव हो चुका है, ये लग सकती थी, और उसमें जो कानून और आइन कहता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ उस फैसले के बाद जो फॉरेन फंडिंग का ECB का आया था, एक गजट नोटिफिकेशन करनी है कि जी ये चूँकि प्रूव हो चुका है कि ये जमात है, ये फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है, तो इसको ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आइन में लिखा हुआ है। वो उसके जब भी ये गजट नोटिफिकेशन होती, 15 दिन के अंदर आपने वो सारे का प्लंदा जो आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनली एंडोर्स करेगी कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमारी जमात जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एज अ होल पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। जो लोगों ने गलत काम किए हैं और जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है या कानून की खिलाफ वर्जी की है,
वो अपना अपना वो कीमत अदा करे, वो उन पे जो भी कानून आइन के मुताबिक एक्शन होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए, लेकिन हम बुनियादी यही वजह। लेकिन आपकी जमात जो है वो किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, और यही जमहूरियत की जो उसका सबूत है, हाँ जी, वो भी यही कहती है। उसका सबूत है कि हमने नहीं किया, हम कर सकते थे, बहुत ज्यादा उसको लिखा भी गया, डिबेट भी हुई कि शायद जो हुकूमत है, जो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा रोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें, तो वो एक मूव हो सकती थी, लेकिन इसका कॉन्शियस फैसला किया गया और उसमें मियां नवाज साहब की भी अपनी गाइडेंस मौजूद थी और मियां शहबाज शरीफ साहब भी उसी लाइन पे थे कि हमें किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर इसाक डार साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं वज़ीर ख़जाना जनाब सेनेटर इसाक डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया। मईशत की बात करें, IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है काफ़ी ताख़ीर के बाद आखिरकार हो गया। तनकीद स्पेशली तहरीक इंसाफ और बाकी आपके जो नाकिदीन हैं वो ये करते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने जी 7वां 8वां रिव्यू जो है किसी तरह करके करा दिया। जैसे ही आप आए नवा रिव्यू भी नहीं हुआ, एक नया उसमें आपको जाना पड़ा, और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो कहते रहे कि जी डार साहब जो हैं, एक तो उनकी जो फैसिनेशन है कि जी डॉलर को, रुपए को मसनूई तौर पर कंट्रोल रखो, और दूसरा आपकी जो स्टेटमेंट्स थी, आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, आप किसी को वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन 7वां रिव्यू हो चुका था PTI, टू बी फेयर टू PTI, 7वां रिव्यू कंक्लूड हो चुका था सक्सेसफुली, बस वो कर नहीं पाया। वो जो उन्होंने रिवर्स किया ना, जाते हुए जैसे लैंड माइंस कहा गया जी, वो जो रिवर्स किया वो उनका रिव्यू रुक गया, लेकिन हम मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। पाकिस्तान देखिए, वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में ये जो इतने एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का वहाँ एक मजमा लगा होता है ना जी IMF के बोर्ड में, वो ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी है, वो ये देखते कि किस कंट्री ने क्या किया। तो वो पाकिस्तान के जो ट्रस्ट था या पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको बहुत बड़ा धचका लगा। वो सबसे बड़ी चीज़ जो आड़े आई, वो हमारी आड़े आई कि हर वो चीज़ जो हमने स्टाफ लेवल के ऊपर डिस्कस की, पहले तो 3 महीने आए नहीं, आपको भी पता है, फिर वो जब आए, मैं अक्टूबर मिडल में गया, एंड ऑफ सितंबर में मैंने जिम्मेदारी संभाली, 28 सितंबर को मिडल अक्टूबर में मीटिंग की और मैंने उनको इन्वाइट किया कि जी आप आएँ, हम तैयार हैं सितंबर के लिए, आप आएँ, आप अपना रिव्यू शुरू करें। और वो आते आते 31 जनवरी को आए, 3 महीने तो वो हमारे गुजर गए। अच्छा, दूसरा, उन्होंने 9 फरवरी को हमारा टेक्निकल रिव्यू मुकम्मल हो गया। उसके अलावा जो 7वें 8वें रिव्यू के पे कुछ बायलैटरल सपोर्ट थी, वो फिजिकली नहीं आई पाकिस्तान। वो उसको चाहते थे कि वो रिकन्फर्म करवाएं हम 2 बिलियन दोस्त ममालिक से जो 1 बिलियन और लेनी थी, और साथ उन्होंने कैलकुलेट किया, तो हर दफा कैलकुलेट होता है कि एक्सटर्नल गैप कितना आने वाले फिस्कल ईयर में, जो भी यानी उस वक्त जो 30 जून तक, वो उनके हिसाब से 6 बिलियन था, मेरे हिसाब से वो 4 बिलियन से कम होना चाहिए था। वो फिगर्स है, आखिर में वही साबित हुआ कि मेरा नंबर ठीक था। आप उस डिबेट में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा 6 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी बेस्ड ऑन 7 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट। हम करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर रहे थे और वो मैनेज करने की जरूरत थी। क्यों प्रेडिक्शन होती थी कि ये पाकिस्तान आज डिफॉल्ट किया कि कल किया, अंदर भी यही लोग करते थे बैठ के, हमारे अपने साथी और दोस्त भी, और बाहर मुल्कों में यही बात हो रही थी। वजह कि ऑब्वियसली आपके पास अपना एक लेवल पे आप तो करीबन $2.78 बिलियन स्टेट बैंक में चले गए थे, क्योंकि आप जिन बैंकों को वापस कर रहे थे, चूंकि $5.5 बिलियन हमने वापस किए, इंक्लूडिंग 2 बिलियन चाइनीज बैंक्स, वो वापस नॉर्मल हालात में आपको दोबारा फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, मिल जाती है हमेशा, वो नहीं मिली। मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। वो जब हमारी टेक्निकल रिव्यू हुआ तो उसके बाद चाइनीज बैंक्स को मैं क्रेडिट देता हूँ कि मूव फॉरवर्ड, और उन्होंने कहा जी कि अब हम बिजनेस करिए, मतलब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान टेक्निकली तो इसने सब काम कर दिया, तो ये रिव्यू की डिले जो है ये अब एक किसी और वजह से है, जो कि मैं आपको बता दिया करंट का। तो ये जो था ना जी कि रुपए की, फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो मईशत की मेन प्रॉब्लम इज दी मदर ऑफ, मैं इकोनॉमिक इवल कहता हूँ, इज दी वीकर करेंसी। इसको देखे, एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जी, मैं जब आया मैंने कहा इसको 200 के करीब होना चाहिए था, आपको याद होगा जी। रीर वाज 197, आज भी 19 मई का ब्लूमबर्ग उठाए, रीर इज 244। वो उस आर्टिकल है। तो डॉक्टर साहब क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? अभी भी 300 पे देखिए, IMF का मुआहदा हो गया है,
इनफ्लो आना शुरू हो गई, फिर भी डॉलर नहीं कंट्रोल हो पा रहा। उनके ज़मीर जागने चाहिए जो ये काम करते हैं। माजी में मैं ज़मीर जगाता था कि ठीक है, 99 में भी, 2013 में भी। अब हमने एक कानून में तब्दीलियां कर दी हैं पिछली हुकूमत में, स्टेट बैंक के लॉ में, और उसके तहत वो बिल्कुल ऑटोनोमस हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अब मैंने इस पे नेशनल इंटरेस्ट में ज्यादा बात ना करो चाहे, लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन हुकूमत में बैठ के अगर सर इसने अपनी कतई कलामी की माफी, लेकिन अगर आप हुकूमत में बैठ के लोगों को ज़मीर जगाने के लिए आप मिन्नत समाजत करते रहें, तो फिर हुकूमत में बैठने का तो फायदा नहीं है ना डॉक्टर साहब। क्या हमने डिलीवर नहीं किया? नहीं, आपने डिलीवर किया, लेकिन देखिए ना, नौवां रिव्यू होता तो आपका तो $1.5 बिलियन लैप्स हो जाता। वो तो इसी पे खड़े थे, यानी आखिरी हफ्ते तक। और नौवां रिव्यू जिसकी हम कोशिश कर रहे थे, आपको नौवें रिव्यू के बदले में 1.1 बिलियन मिलना था, आपको 1.4 बिलियन के करीब तो जाया हो जाना था। तो वो अच्छा नहीं हुआ कि हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी है कि हमने जो फाइनली उनसे तय किया कि भाई आप हमें नौवें रिव्यू के पैसे ना दो, अब इसको आप लेट्स हैव अ स्मॉल एग्रीमेंट। क्योंकि 1.5 महीना उस वक्त गवर्नमेंट का था, 2-3 महीने इलेक्शन के बाद होने थे, 4.5 हो गए महीना गवर्नमेंट को आने, 5.5 2-3 महीने गवर्नमेंट सेट होती है। हमने कहा 8-9 महीने का एक प्रोग्राम कर लेते हैं, अब हमें सारे पैसे हमें दें, ताकि तो इट्स ए गुड थिंग फॉर पाकिस्तान कि हमने सफर तो किया है, लेकिन अब हमें पूरा जो SP है 9 महीने का, वो $3 बिलियन का है। हमने 3.5 की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं 500 डाल सकते हैं, 500 डाल दी। अब हमें पहला जो था वो नौवें रिव्यू के इक्वल आपको मिल गया, क्योंकि हमने नौवें रिव्यू जो था वो उनको भी पता, ये अब इसका हिस्सा मिला, हमें नौवें रिव्यू के लियो में नहीं मिला। इसमें जो हमने प्रायर एक्शन करने सारे कर दिए। आपको इसके बाद कोई आपने शराइत मेजर कोई नहीं है, जो चीजें मेजर जो प्रायर एक्शन हम कर चुके हैं, जो हमने वाइंडिंग अप, जो मैंने बजट में कुछ मेजर्स लिए, आपको भी पता है, वो हमने ले चुके हैं। और जो बाकी जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, जो दूसरी चीजें, वो हमारा एक रेगुलर काम है। मैंने देखिए, पाकिस्तान का एक ही प्रोग्राम मुकम्मल हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ये 23वां प्रोग्राम है, वो 2013-16 का है। 21वां प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनेंस मिनिस्टर था और मियां नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमने वो मुकम्मल किया था, 12 के 12 रिव्यू। सो ये एक है कि हमें स्ट्रिंजेंट तरीके के साथ जो भी हमारी कमिटमेंट है, देखिए ये मुल्क की कमिटमेंट्स होती है, ये नहीं कि PMLN की हैं, ये इस कोलिशन गवर्नमेंट की हैं, ये पिछली जो थी PTI की थी। इसलिए मैं बार बार कहता रहा कि PTI की तमाम जो कमिटमेंट सॉवरन है वहाँ पूरी करेंगे, हमने पूरी की, हमने आने को पूरी की, वरना तो नौ रिव्यू ना होता। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता था, बल्कि आपकी भी स्टेटमेंट थी कि इसलिए डिले हो रहा है IMF के एग्रीमेंट में कि जनाब जियो पॉलिटिक्स है, तो पाकिस्तान ने क्या जियो पोलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस की? इसके मेरा हम डिबेट ना करें, प्रोग्राम हो चुका है, नया आ गया है, वो लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइजेस तो हमने नहीं की ना जियो पॉलिटिकल। नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाला मैं वो चीज नहीं जो कॉम्प्रोमाइज अल्लाह के फजल से करेगा। मैं F-16 की लड़ाई से लेके 2 दिसंबर 1998 ओवल ऑफिस में मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ के आदमी पैसे लेके आए थे, जो कि उन्होंने कहा जी ज़ियाउल हक साहब को हमने F-16 सेटल किए, हमने बेनज़ीर साहिबा को नहीं किए। प्रेसिडेंट क्लिंटन मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे और हमें 70% दे रहे थे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ व्हाट वी हैव पेड। मैं उसमें शहबाज साहब भी थे, मैं भी था, मुशाहिद हुसैन थे और सरताज अजीज साहब थे और रियाज खोकर थे, उनकी भी पूरी टीम थी, मैडलिन ऑलब्राइट, सैंडी बर्गर, रूबिन टालबोट, उनके सारे लोग थे। मैंने उस वक्त पाकिस्तान के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अपनी इजाजत इंटरवेंशन की। मैंने कहा कि हम $135 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारी कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इवेंचुअली भी 135 मिलियन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अवाम के लिए एक मैं खुद भी और आपके लिए भी, बल्कि और हमारे कैमरामैन के लिए भी और एक मजदूर के लिए भी एक सवाल है। जी जी। वो ये है कि इस वक्त इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई, इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड हाई, ग्रोथ हमारी बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई है, ठीक है, और मतलब कुव्वत खरीद बिल्कुल ना होने के लोगों के बराबर है। बिजली फिर महंगी हो गई, गैस फिर महंगी हो गई। ऐसे में PMLN इलेक्शन में जाकर कैसे इस परफॉर्मेंस पर वोट मांग सकते? ये परफॉर्मेंस PML की वजह से नहीं है, ये परफॉर्मेंस इस कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। देखें, ये एक साइकिल होता है। अगर आप तबाही की वो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, जो हर हफ्ते बढ़ा था, जो पीछे 38% इन्फ्लेशन को टच किया, अभी तो 29 है, और आपकी बाई द वे जो कोर इन्फ्लेशन जो मैटर करती है वो देहातों में 16-17% है, शहरों में 19% है। जो आपकी CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस है, वो है 39 से 29 आ चुकी है। देखिए, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का बटन की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है।
जब अब करते हैं, हमें 3 साल लगे थे इसको 24वीं मीशत बनाते हुए, इनको 4 साल लगे उसको 47वीं मीशत पे लेके जाते हुए। अब एक टाइम चाहिए इसको करेक्टिव मेजर्स लेने का, और हमारे तो ये 8वां महीने इस IMF के रिवाइवल में लग गए, वरना लेकिन इसको हमने टाइम ज़ाया नहीं किया, हम पैरेलल काम करते रहे। हमारी जो यानी इस वक्त जो इम्प्लीमेंट जो कुछ हम कर चुके हैं, इसके नतीजे में जो प्रोजेक्शन है, और मैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप बैठा होता है इन कामों के लिए, उनकी प्रेडिक्शन है कि 2 साल में वी विल गो टू 7% इन्फ्लेशन। अगर 7 इन्फ्लेशन होगी तो अपना रेट ऑफ ग्रोथ की क्या प्रोजेक्शन दे रहे हैं? ग्रोथ की हमने अगले साल की 3.5 है। अच्छा, और उसको ऑब्वियसली वी हैव टू बिल्ड इट। एक गो में तो आदिल से हो ही नहीं सकता ना। ये तो अभी मैं कहता हूँ कि वल्नरेबिलिटी जो थी ना, डिक्लाइन, वो ट्रेंड रुक गया है। वी आर ऑन स्टेबिलिटी, नाउ वी हैव टू गो टू ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ है उसकी तरफ हमने सफर पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है, अल्लाह करे। इसलिए 3 महीने केयर टेकर के ज़ाया नहीं होने चाहिए। ये जो पुश है इसको आपने आगे लेके चल रहा है, ओनली देन यू विल बी एबल टू डिलीवर। डार साहब एक ब्रेक ले लूँ छोटी सी नाज़रीन, फिर जनाब इसाक डार साहब से इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद है। डार साहब, मईशत पे बात हो रही है और इस वक्त IMF से मुआहिदा हो गया। मैं वो सवाल किसी दूसरे अंदाज से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन रुपए जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ, फिर हमने देखा कि एक रिवर्स गेयर फिर लग रही है। आज भी मार्केट में डॉलर जो है 305, 310, कहीं 315 मुख्तलिफ हुए हैं, उसी में ट्रेड कर रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैंने आगे भी कहा, इसमें ये स्पेकुलेशन है। रीज़न जो ब्लूमबर्ग ने साइट की है वो था कि IMF को मुआहिदा नहीं है, इसलिए 14% पाकिस्तान का करेंसी अंडर वैल्यूड है जी। नंबर 2 था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक वजह थी। मैं समझता हूँ कि वो 2 मेजर वजह ये थी। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी मेरा ख्याल है डायरेक्शन ले चुकी है। इलेक्शन में हम जाएंगे तो अब ऑब्वियसली द प्रोसेस इज नाउ स्टेबल। दूसरी तरफ जो IMF का जो एक हमारा एक रुका हुआ था एक स्टैंड ऑफ, वो ख़त्म हो गया अब। तो ये नेचुरल कोर्स में इंशाल्लाह ये अपनी जगह पे इसको जाना पड़ेगा, नेचुरल कोर्स। मतलब आप समझते हैं कि रुपए जो है वो स्ट्रेंथन होगा, डॉलर नीचे आएगा इंशाल्लाह। अब कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपके रिजर्व भी बिल्ड हो गए। साहब, आपके तो 2 हफ्ते रह गए हैं, तो अनलेस के आपके टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर तो आपसे ये सवाल कर सकते हैं। जो देखिए आदिल भाई, जो भी यहाँ होगा ना, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि जिन्होंने अपने फ्लो में जाना है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि एज लॉन्ग एज को खुदा ना खास्ता हम कोई ऐसी इशू ना हो जाए कि जिससे हमारी फाइनेंशियल अब जो स्टेबिलिटी आई है उसमें कोई दरार पड़ जाए। अब वो ये असल वैल्यू इस वक्त रुपए की आपकी नज़र में क्या है? वो मैं नहीं कह रहा, मैं कोट करता हूँ तो बहुत दुनिया में बहुत जगह पे ना बड़ा एकदम पैनिक हो जाता है। हालांकि बाय द वे वी डोंट हैव दैट लग्जरी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है, जो बैंक ऑफ टोक्यो के पास है, जो फेडरल रिजर्व के पास है। मैं हमेशा कहता हूँ हम इंटरवेंशन फिजिकली नहीं कर सकते। ये एक मिथ थी कि जी इसाक डार 2 बिलियन महीने के खर्च, आपको याद है PTI ने जो ड्रामा शुरू किया था अपने अपोजिशन में, 2 बिलियन महीने का खर्च का था टोटल। वो कहते हैं कि 22 बिलियन आपने खर्च किए थे डॉलर। मैं आज भी देखे, इन्होंने एक बनाई थी कमेटी, तो क्यों नहीं दी कौम को रिपोर्ट? इन्होंने एक तो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, स्टेट बैंक करता, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी इंटरवेंशन। दूसरा, जो PML के जमाने में 5 साल में जितनी टोटल इंटरवेंशन है, इनको उससे बहुत ज्यादा है। अभी तो आप इंटरवेंशन कर ही नहीं सकते ना डाक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है जी। और जैसे फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक करते हैं, हमने फिजिकल इंटरवेंशन की हमारी लग्जरी नहीं है, हम उतना अमीर नहीं है। और जो आपने कहा ना इसकी ट्रू वैल्यू, मैं नहीं कह रहा, 19 में की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ ले, वो कह रहे हैं कि जी 14% पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है, इट शुड बी 244 रुपीज। तो इसने, और आप कहते हैं कि 244 तक आएगा? मेरे नजदीक तो इंशाल्लाह इसने अल्टीमेटली जाना है, और थोड़ी और बिल्ड करे, थोड़ी बेहतरी करे, रिजर्व बिल्ड करे, जो हम कर रहे हैं। और मैंने एक वादा किया था कि जी अब इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जिस रिजर्व पे आई थी करीबन 14 से 15 नेशनल रिजर्व, हम उसी पे छोड़ के जाएंगे। और आप देखेंगे तमाम पेमेंट्स के बावजूद यहाँ क्या क्या प्रोडिक्ट नहीं हुआ। ये बॉन्ड पे ही नहीं कर सकती जी $1 बिलियन, ये जी फ्लाम पेमेंट नहीं कर सकते। फिच ने कह दी जी 3.7 बिलियन, ये कैसे पे करेंगे मई जून में, इनके पास तो है ही इतने रिजर्व। मैंने उसी को बयान दिया कि हम एक पेमेंट का हमने अरेंज किया, हम पेमेंट करेंगे और रिजर्व भी रहेंगे। वही हुआ। एक अहम सवाल डार साहब, और इस पे मैं चाहूंगा कि आप जितना खुल के बोल सकते हैं, और बतौर PMLN या PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर ना बोले, बतौर पाकिस्तानी बोले, फिस्कल डिसिप्लिन जो है हमारा। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वी कीप ऑन स्पेंडिंग, हम बाहर से पैसे
लेते रहते हैं। IMF की रिपोर्ट जो है आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ ली होगी, जो हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी है, रिस्क जो है हमारे वो बिल्कुल हाईएस्ट पे हैं इस वक्त। हम बाहर से कर्जा नहीं ले सकते, डोमेस्टिक तो वैसे ही हम नहीं ले सकते। ये होगा क्या? हमने 88 बिलियन डॉलर जो हैं अगले 3 साल में सिर्फ एक्सटर्नल डेट में देना है। कहाँ से आएंगे ये पैसे? और जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम नहीं करेंगे, 800 अरब रुपए जो हैं हम वो सिक इंडस्ट्रीज में दे, आप PIA उठा लें, स्टील मिल उठा लें, मतलब दर्जनों ये हैं। क्या क्या करेंगे हम? मैं तो इसका बहुत बड़ा एज ए पाकिस्तानी प्रमोटर भी हूँ और बिलीवर भी हूँ कि जमहूरियत भी हो तो फिस्कल डिसिप्लिन के बगैर कोई मुल्क ठीक नहीं हो सकता। मैंने इस असूल पे अमल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी एक कीमत भी अदा की है 5 साल इन गुज़ाइल, क्योंकि फिस्कल आपने बहुत आदिल साहब बहुत अच्छी बात की कि देखिए आपको ये अब अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, उतना खर्च करें जो आप या कमिट करें फ्यूचर की इवन पेमेंट्स के जो आप पे कर सके, जो आप अफोर्ड कर सके, जो आपके रिसोर्सेज हों। मैं इसका बिलीवर हूँ और मैं इसीलिए कई दफ़ा कहता हूँ कि जमहूरियत के साथ फिस्कल डिसिप्लिन इज मस्ट अगर पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है। देखिए हमारी डेस्टिनी कुछ और थी और 20, 16, 17 में दुनिया ने हमें जब 24वीं मईशत बने तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने कह दिया वी विल बी पार्ट ऑफ G20, यू नो वो टाइम हम रिड्यूस करने की वजह हम 47 में पहुंच गए। तो फिस्कल डिसिप्लिन मस्ट है। हाँ, ये दोनों में है। रुपयों में भी हम उतना खर्च करें, अपने आप को एडजस्ट करें कि जितना, ताकि हम बजट डेफिसिट को कर्टेल कर सकें, अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, जरूर खर्च करें। इसी तरह एक्सटर्नल इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा ये कोई घबराने की बात नहीं है बाय द वे कि 88 बिलियन जो है, पाकिस्तान इज एसेट सॉल्वेंट, हमें जनरेट करने हैं रिसोर्सेज। पाकिस्तान का जब मियां नवाज शरीफ मैंने छोड़ा तो $70 बिलियन थे पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट। जब मैं अभी वापस आया तो एक्सटर्नल डेट जो है वो और लायबिलिटीज डाले तो 129 बिलियन पे था। तो इसको हमने मैनेज करना है कि हम इतना खर्च करें या इतना कमिट करें या परचेजेज इतनी करें अपने इंस्टॉलमेंट्स पे और फ्यूचर यानी उसकी कमिटमेंट्स पे, जो हम उस वक्त हमने प्रोजेक्ट किया होगा हम उतने पैसे हमारे पास होंगे। ये 88 बिलियन जो है ये बार बार कोई ना कोई हमें डराने की ना, इस कौम को डराने के लिए तैयार होता है। कभी ये डेट नहीं होगा, कभी ये बॉन्ड नहीं पे होगा, कभी ये पेरिस क्लब जा रहे हैं, कभी ये खुदा के लिए बंद करें ये तमाशे। इनको जो भी ऐसे चीज़ें करते हैं, क्या 16-17 में हमने 35 बिलियन के एक्सटर्नल रिसोर्सेज जनरेट किए थे। ये नहीं हम उस बहस में पड़े। अगर 3 साल का है फॉर एग्जाम्पल एवरेज लेने तो क्या आ गया एवरेज विल बी 29 बिलियन। तो कौन सी क़यामत आगे 29 बिलियन के रिसोर्सेज रेज करने की? कोई 29 पे करेंगे तो हम अपना फैसिलिटी जनरेट भी तो करेंगे ना। ये डॉक्टर साहब ये बात है अपनी जगह पे नहीं, असल में आदिल साहब स्टॉक की बात होती है जो लोगों को समझाने की जरूरत है। आप किसी भी मुल्क को देखना ना, उसको देखें कि उसका ओपनिंग स्टॉक क्या, एक्सटर्नल डेट का और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। दैट मीन्स उसके अंदर जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं और आपने जनरेट की है फैसिलिटीज एंड इफ दैट इज बैलेंस एंड पॉजिटिव, ये सारी दुनिया। डॉक्टर साहब देखें, आप जो कह रहे हैं ना, ये तकरीबन PMLN की अगली इकोनॉमिक पॉलिसी रिफ्लेक्ट इससे हो रही है ना कि किस तरफ आप मुल्क को लेके जाते हैं। लेकिन फिर सॉरी टू से, लेकिन फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी से मैं एग्री नहीं करता। देखिए आप इंडिविजुअल्स को फायदा डिस्कस करने का फायदा नहीं है, उनकी अपनी है, वो हमारी पार्टी के हैं तो उनकी अपनी सोच होगी। अभी भी पार्टी का हिस्सा है वो, मेरा ख्याल है। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। ठीक, अच्छा मुझे डार साहब ये बताएं कि थोड़ा सा हम अब सियासत की तरफ जाते हुए दोबारा से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? क्या पंजाब में एज ए चीफ मिनिस्टर उनको हम देख सकते हैं? देखिए ये बहुत अर्ली प्रेडिक्शंस हैं। वो ये सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब इन कंसल्टेशन में मियां शहबाज शरीफ फैसले ऐसे करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन हमारी सबसे पहली जो मुल्क की ज़रूरत है वो मियां नवाज शरीफ की है। हमें PMLN, अल्लाह ताला PMLN को मौका देता है तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम सब एज ए टीम जो भी जिसकी ड्यूटी लगे वो हमें पाकिस्तान को दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा G20 की तरफ सफ़र करके लेके जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। देखिए आप अलग वजह न्यूक्लियर कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, लेकिन आप काश के आप अब तक G20 में दाखिल हो चुके होते या होने वाले होते तो आप एक ग्रेस डिग्निटी के साथ दुनिया के साथ डील करते। जहाँ आपका नेबर भी बैठा हुआ है,
जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी 20 मस्जिदें में बैठी हुई हैं, जिसमें जो स्पीड से हम जा रहे थे 20, 13 और 17 के दरमियान, तो यही था ना कि हम दुनिया की 16वीं मईशत बन जाएंगे 20-50 में, 20-30 में हम 18वीं मईशत बन जाएंगे और पार्ट ऑफ दैट प्रीमियम क्लब ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा गोल होना चाहिए। कोई किसी को भी हुकूमत मिले उसका ये गोल होना चाहिए और उसके साथ चार्ट ऑफ इकोनॉमी रखें और कौम को ये प्लेज करे पॉलिटिकल पार्टी, हम कम वक्त में इसके साथ हम सियासत नहीं करेंगे, हम जो इकोनॉमिक एजेंडा तो पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। साहब, आजम खान की स्टेटमेंट आई, आपने देखी होगी 164 की, उस पर बड़ा एतराज़ ये हुआ कि जी वो तो 3-4 हफ्ते तो वो गायब थे, पता नहीं कहाँ थे, दबाव में डाल के उनसे इस किस्म के बयानात लिए गए हैं। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला मलिक रियाज साहब वाला जो मामला था उसमें उनकी स्टेटमेंट सामने आई, उसको कंपेयर किया गया जब आपने 164 की हुदैबिया केस में जो स्टेटमेंट दी थी। देखिए ना जी, कंपेरिजन और किया जा रहा है कि 16 और 18 के दरमियान उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने चेयरमैन पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ को नाइल किया। ये बिटर फैक्ट हैं, ओपन सीक्रेट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता लोग गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन उसको कंपेयर किया जा रहा है कि अब चेयरमैन पीटीआई को बाहर निकालने के लिए उनकी पार्टी को उसी तरह तहलील किया जा रहा है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो नहीं कर रहे, जो इमरान खान को नहीं छोड़ रहे, उनको जेलों में ही रखा जाता है। देखिए, कुदरत का कानून है कि जो भी होता है बूमरैंग और वापस आता है। तो जो जिस तरह वो बनी थी पार्टी अगर उस तरह जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि कोई इस्टेब्लिशमेंट इसमें कोई रोल कर रही है। क्या आप एज पाकिस्तानी विल यू कंडोन 9 मई का जो कुछ हुआ है में? उससे तो कोई आंखें चुरा ही नहीं सकता। उससे पहले ऑल वाज ओके। 16 केसेस में 20 केसेस में उनको जमानत मिल रही थी। एक गो में गाड़ी में बैठे होते थे, अंदर जमानतें दी जा रही थी। ये तो 9 में टर्न अराउंड दी होल सिचुएशन कि क्या को बंदा इस हद तक भी जा सकता है। मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनको अनड्यू, लोग कहते थे कि ये अनड्यू उनको ये फैसिलिटेट किया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के 100 पेशियों को से ज़्यादा उसको कंपेयर किया जाता, आपको याद होगा। तो जब उन्होंने उस माहौल को इस हद तक अस्यूम कर लिया कि मैं इस मुल्क को जो चाहूँ मैं इसको एक जंगल बना दूँ, तो वो तो फिर नोबडी विल टॉलरेट। अभी मुझे बता दें कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी वो जो वाक़यात 9 और 10 मई को हुए को उसको एंडोर्स करता है? कोई नहीं करता। उसी वजह से सो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं उनकी पार्टी को किया। उनके जो इर्द गिर्द लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ देम, लार्ज नंबर नाउ, दे रियलाइज के यार हम गलत लीडरशिप के नीचे हैं और उन्हें छोड़ दिया। अपनी ग्रुप्स बन गए हैं। एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, अब खटक साहब का ग्रुप है, एक और सुने ग्रुप बन रहे हैं। तो ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस और उनकी अपनी जिद और उनकी अपनी जो उन्होंने कंडक्ट किया डेमोन्स्ट्रेट एक हद तक कौम उसको टॉलरेट करती गई। लेकिन जब उन्होंने एक बिल्कुल जो रेड लाइन उसको भी क्रॉस कर दिया तो फिर कौम ने फैसला किया, उनके साथियों ने फैसला किया आप नहीं कर सकते। मेरा नेचुरल प्रोसेस है। सेनेटर इसहाक डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।